तो बेसिकली अपन इतना ज्यादा बोलते आते थे कि एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है, एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उन्हीं के बारे में अपने को थोड़ी सी बात करनी है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब सिंपली वो क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट है। वो स्टेबल नहीं है, उसके साथ काफी सारी एनर्जी एसोसिएट है। ठीक है। तो जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है वही अपने को डिस्कस करना है। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली अपने पास क्या होता है कि जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं स्मॉल एलिमेंट्स में। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि एक ज्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, उसके बारे में मेनली अपने को बात करनी है। ठीक है। तो पहले तो अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे कि द स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत वहां पे नहीं है। द स्पॉन्टेनियस disintegration of an unstable तो the spontaneous disintegration of an unstable nucleus to form a stable nucleus along with emission of certain radiations and small particles is called radioactivity. तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी अपने पास क्या है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल एलिमेंट है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ब्रेक होता रहता है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ब्रेक होता रहेगा एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाने के लिए, स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होने के लिए। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन ने बोला कि कुछ रेडिएशंस निकलेंगे एनर्जी के फॉर्म में, और अपने पास साथ के साथ कुछ पार्टिकल्स भी एमिट होंगे। कुछ पार्टिकल्स में तो जैसे अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। और बीटा पार्टिकल, बेसिकली बीटा पार्टिकल जो होता है उसको अपन इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पे बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स का भी साथ में क्या करेगा, एमिशन करेगा। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे कुछ लिख सकते हैं, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे सकते हैं अपन इसका। अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो हमेशा ब्रेक होता रहता है। अभी कंडीशंस की बात करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो जैसे अपने पास क्या यूरेनियम, तो सर मतलब ब्रेक होता रहेगा तो एक स्टेज आएगी ना सर, बहुत जो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नहीं ब्रेक होता रहेगा तो हाँ वो धीरे धीरे ब्रेक होता रहेगा। तो एक स्टेज आएगी जिसके बाद वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? नहीं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया अपने, रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक कंप्लीट है। हाँ। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेके अपने पास क्या है, यूरेनियम की अपन बात करें तो यूरेनियम के काफी सारे आइसोटोप्स होते हैं। उसमें एक आइसोटोप है अपने पास 238, एटॉमिक नंबर इसका 92। तो एक अपने पास एक अनस्टेबल आइसोटोप है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये अपने पास क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। अब ये अपन एक स्टेप में लिख दे रहे हैं, एक स्टेप में नहीं होती रिएक्शन, काफी सारी बीच में स्टेप्स आते हैं, एक सीरीज में चलता है पूरा। तो यूरेनियम 238 क्या होता है, डिसोसिएट होता रहेगा, काफी सारी स्टेप्स में जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या करता है, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है लेड का 208। इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 82। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि यूरेनियम 230 पीबी कैसे बन जाता है? हाँ इसी की अपन बात करेंगे ना। देखो जो यूरेनियम है उसके अंदर न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से न्यूक्लियस में,
तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, इसलिए अपन उसको नाम भी दे रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और रिएक्शन को अपन नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सर न्यूक्लियस एलिमेंट ही चेंज हो जाता है? अरे सुनो तो सही पूरी बात। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अगर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कि एक प्रोटॉन है अपने पास, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गया तो प्रोटॉन कम होने के साथ क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कम हो गया ना। हाँ यस सर। हाँ, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं आपस में या किसी और पार्टिकल्स में। तो वही तो अपन सीखेंगे आगे कि कब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा या कुछ और चेंज होगा, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू अपने पास क्या होगा, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है स्टेबल न्यूक्लियस बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा ये अपन 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, किसी ने टाइम की भी बात कर रहा था, ये केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन अगेन दोबारा पढ़ते हैं इसी चीज को, तो वहां पे अपन बात करते हैं कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो वहां पे आएगा। अभी अपने को जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हम लोग केमिकल्स मतलब नए एलिमेंट्स बनाते हैं जैसे 118 और ये सब, वो डिसइंटीग्रेट होके किस में बनते हैं? मतलब सर जैसे कई बार सुना है ना कि जैसे सन में जो नया एलिमेंट बनता है वो ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहता है, तो फिर कुछ नैनो सेकंड्स में ही गायब हो जाता है, तो फिर वो मतलब एनर्जी में बन जाता है क्या सिर्फ? हाँ, उसकी भी अपन थोड़ा बहुत बात करेंगे कि यहाँ पे मास जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखो, एक सीरीज तुमको पढ़ाई जाएगी रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन सीरीज, तो उसमें 4 फैमिली अपन बनाते हैं। तो उसके बेसिस पे अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास इस टाइप का आइसोटोप्स है, मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल आइसोटोप्स है, उनको अपन 4 फैमिली में क्लासिफाई करते हैं, फिर उनके हिसाब से अपन प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सब मैंने बोला ना फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से आएगा। अपने को भी बेसिक बातें करनी, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। सर एक बार और स्टार्टिंग से बता दीजिए हम। हाँ बता देंगे अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इतना ही बोला है कि अपने पास रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेगा, जो अपन अभी तक बोलते आ रहे थे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में अपन बात कर रहे थे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ मतलब वो अनस्टेबल है, उसके साथ काफी ज्यादा एनर्जी एसोसिएट है, तो उस फॉर्म में नहीं रह सकता। तो वो क्या होता है, अपने आप डिसोसिएट होता रहता है। तो वही अपन ने लिखा है कि द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियस। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, वो स्टेबल न्यूक्लियस बनाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप ब्रेक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो अपने पास क्या करेगा, साथ में कुछ एनर्जी एमिट करेगा। तो अलोंग विथ एमिशन ऑफ सर्टेन रेडिएशन एंड स्मॉल पार्टिकल्स, और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एमिट करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन को ही अपन बीटा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हो क्या रहा है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल आइसोटोप स्टेबल न्यूक्लियस या फिर स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो जब ऐसा होगा तो साथ के साथ वो एनर्जी एमिट करेगा और साथ में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट करेगा। ठीक है, तो ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे अपने पास लेड का जो है, सॉरी यूरेनियम का अपने पास 238 वाला आइसोटोप होता है, ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो ये रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, मतलब ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ये यूरेनियम 238 क्या होता है, डिसोसिएट होते होते, डिसइंटीग्रेट होते होते फाइनली एक स्टेबल न्यूक्लियस बना लेता है, जो कि क्या बनता है, लेड। लेड का आइसोटोप कौन सा, 208। और इस प्रोसेस में एक और चीज मैंने बोला कि सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगी, काफी सारी स्टेप्स होती है। उसके बाद फाइनली अपने को लेड मिल जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की जैसे किसी ने पूछा था, तो टाइम के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम तुम पढ़ोगे, चीज 12th में आएगी जब तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, काइनेटिक्स के बारे में अपन बात करेंगे, रिएक्शंस की काइनेटिक्स। तो रिएक्शन की काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, वहां पे वो बात होती है। ठीक है, तो अभी तो अपने को सिंपल नॉर्मल बात करनी है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, साथ के साथ कुछ रेडिएशंस निकलेंगे, मतलब कुछ एनर्जी रेडिएशंस एमिट होंगे, और साथ में अपने पास कुछ स्मॉल पार्टिकल्स निकलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स। तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स ये कॉमन पार्टिकल्स है। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, इस तरीके से कुछ। तो ये अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था अपने पास जो खुद से डिसइंटीग्रेट होगा, उसके लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे अपने कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी चीज की रिक्वायर्ड नहीं होती, अपने आप एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में टेंडेंसी होगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ब्रेक होता रहेगा और ब्रेक होते होते लास्ट में फाइनली एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में वो एनर्जी एमिट करेगा और साथ में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स निकलेंगे और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है अपने पास, तो इस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोल देते हैं या न्यूक्लियर चेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो इसमें और पॉइंट लिखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे अपने पास अभी अपने बोला, हाँ, तो एक तो ये लिखेंगे अपन कि रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ सर्टेन चेंज होंगे जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे मैंने थोड़ा समझाया भी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, और भी चेंजेस होते हैं, के कैप्चर, बहुत सारे, उसके अपन आगे बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर चेंज does not required any activation energy, कि इसको होने के लिए किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली अभी तुम इसको ऐसे समझो, ये भी काइनेटिक्स का ही पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स जो मैं चैप्टर बोल रहा हूँ। तो तुमको ऐसे समझना है जैसे अपने पास मान लो कि मेरे को रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, कागज को बर्न कराना है। तो कागज रखे रखे तो बर्न नहीं होगा, उसको मैंने तो थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, उसको अपने को माचिस से आग लगानी लग पड़ेगी। तो मैं माचिस से उसमें आग लगा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूँ ना उसको, तो उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए तुमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया अपने पास, किसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए अपने पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। चाहो तो लिख सकते हो, सो इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप हो जा रहा है वो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और लिखना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिविटी is not a chemical change, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, बट इट इज अ न्यूक्लियर चेंज। वही मैं समझाता हूँ, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज में क्या फर्क है। रेडियो एक्टिविटी इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ न्यूक्लियर चेंज। एक न्यूक्लियर चेंज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चेंज मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से अपने पास फिनोमिना हो रहा है रेडियो एक्टिविटी का। केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है, जैसे अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो बेसिकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं इसको, कि अपने पास एक रिएक्शन हो रही कि H2 है प्लस I2 है, यहाँ से अपने पास क्या बना 2HI। तो H2 अपने पास गैस है, I2 अपने पास गैस है, HI अपने पास गैस है। तो बेसिकली अपने पास क्या हुआ होगा कि अपने पास H2 के एटम्स हैं 2, उससे अपने पास मॉलिक्यूल बना, तो इनके बीच अपने पास क्या है, कुछ बॉन्ड है। इसी तरीके से अपने पास क्या है, I2 के 2 एटम्स हैं, उन दोनों ने आपस में क्या बनाया, अपने पास मॉलिक्यूल बना रखा है। ठीक है, और जब अपन ने H2 गैस और I2 गैस को एक कंटेनर में लिया, तो H2 के मॉलिक्यूल्स और I2 के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या हुआ होगा, कोलिजन हुआ होगा। ठीक है, तो इसी कोलिजन की वजह से अपने पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है, केमिकल रिएक्शन, तो कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो कुछ पॉइंट्स अपन लिखेंगे, 2-3 पॉइंट ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं। तो पहला तो इसमें लिखो कि रेडियो एक्टिविटी does not depends on external conditions like pressure,
टेम्परेचर एटसेट्रा। तो एक एलिमेंट अगर अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना प्रेशर मेंटेन करके रख रहे हो, कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हो, उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो डिसोसिएट होगा, तुम किसी भी कंडीशन पे उसको ले जाओ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी बाकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं उन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे प्रेशर को चेंज कर दो चाहे टेम्परेचर को चेंज कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम रेट से वो प्रोसेस होता रहेगा। तो ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है तो काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा लॉजिकल चीज़ें रहेगी थोड़ी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रट्टा मारना है। तो ये हो गया अपने पास, कुछ पॉइंट याद भी रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट है कि इफ एन एलिमेंट एक्स is radioactive, an element X is radioactive, अगर एक एलिमेंट अपने पास क्या है रेडियो एक्टिव है, देन जैसे अपने पास मान लो कि मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट अपने पास क्या है रेडियो एक्टिव है तो वो चाहे सॉलिड फेज में हो, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे वो तुम्हारे पास गैसियस फेज में हो, वह हर फेज में क्या रखेगा रेडियो एक्टिव नेचर रखेगा। मतलब फिजिकल स्टेट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी को अपन ये बोलना चाह रहे हैं। तो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, गैस में कन्वर्ट कर दो, तब भी वो न्यूक्लियर रिएक्शन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। सेम रहेगी तीनों में? हाँ, सब में रेट सेम रहेगी, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेडियो एक्टिविटी मतलब किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता, ऐसा प्रोसेस है वो। तो फिजिकल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो इसके आयन बना दो, एनाइन बना दो, केटाइन बना दो, इसके कंपाउंड बना दो, हर केस में क्या रहेगा रेडियो एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव, ये सब भी अपने पास क्या रहेंगे रेडियो एक्टिव ही रहेंगे। तो जैसे अपन यहाँ पे बात किया सॉलिड फेज, लिक्विड फेज या गैसियस फेज, मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट में भी सेम रेडियो एक्टिव नेचर रखेगा वो। एनाइन बना दिया या केटाइन बना दिया और ये कंपाउंड बना दिया, मतलब उसके अलग अलग केमिकल स्टेट में भी वो क्या रहेगा रेडियो एक्टिव ही रहेगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि that is does not depend on radioactivity, वही सेम चीज radioactivity does not depends on physical and chemical state of element। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रेडियो एक्टिविटी है तो वो रहेगा ही। मतलब बड़ा डीट किस्म का प्रोसेस है, तुम प्रेशर चेंज करो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर चेंज करो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट का फिजिकल स्टेट चेंज कर दो, केमिकल स्टेट चेंज कर दो, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सेम रेट के साथ होता रहेगा रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, ठीक है। अब अपने को थोड़ा बात करना है कि जैसे मैंने बोला था कि जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कुछ सर्टेन रेडिएशंस आते हैं, एनर्जी रेडिएशंस आते हैं, और साथ में कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे उनके बारे में अपने को बात करनी है। तो मेनली अभी मेरे को अल्फा और बीटा पार्टिकल के बारे में ही बात करनी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग और डालना, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो क्या क्या यहाँ पे एमिट होता है नॉर्मली अपने पास। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है अभी तक, अच्छा रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल लो, ये अपने पास साइंस का ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इस पर अभी भी वर्क हो रहा है। तो मतलब 2011 तक लगभग 65 पार्टिकल्स डिटेक्ट किए जा चुके हैं जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एमिट होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो अपन टोटल 65 तो नहीं देखेंगे, मतलब उसके बाद और भी हुए होंगे तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने एक बार कहीं पढ़ा था तो मेरे को 2001 का लिखा हुआ था वहाँ पे, सॉरी 2011 में। तो 2011 तक आगे पीछे हो सकता है, वो ध्यान नहीं रहता है। तो लगभग 65 पार्टिकल्स डिटेक्ट किए जा चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी में इतने डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो अपन उनमें नहीं जाएंगे, अपने को जितने से मतलब है अपने सिलेबस में जितने हैं उनकी ही अपन बात करेंगे। तो अपने को 4-5 पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन सब के बारे में।
तो ये गिन के 4-5 ही अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले अपन नॉर्मल बात करेंगे अल्फा बीटा इन दोनों के बारे में। तो क्या क्या रेडिएशन या क्या क्या पार्टिकल्स वहाँ पे एमिट होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल हो गए। सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके केमिकल रिएक्शंस भी थोड़े अलग होते हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस अपन उनका केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ करवाते ही नहीं है। तुमने देखा होगा कि हर जगह अपन उनको क्या कर देते हैं, अवॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम उनसे कुछ कंपाउंड बनाओगे तो वो कंपाउंड तो स्टेबल रहेगा नहीं ना, वो तो ब्रेक हो जाएगा तुरंत, तो यूजफुल ही नहीं है ना तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ सर। तो एक ही चीज में यूजफुल है कि तुम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसमें जो एनर्जी एमिट करेगा उस एनर्जी को तुम यूज कर सकते हो, जो अपन करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही तो होता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसमें जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको अपन करंट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वहां से जो एनर्जी एमिट होती है उसको बस तुम यूज कर सकते हो, बाकी उसका कोई ऐसा इतना यूज नहीं होता है, ठीक है क्या। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक अपने पास आता है गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस मतलब जो एनर्जी एमिट होती है वो गामा रेंज में होती है, जो अपन ने पढ़ा था एक्सरे, गामा रेज, विजिबल रीजन, यूवी रीजन्स, इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो गामा रीजन में आती है, ठीक है। तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं गामा रेडिएशन या गामा रेज। तो ये 3 चीजों के बारे में अपने को बात करनी है। मैंने तुमको एक इमेज भी भेजा था, उसमें इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट भी अपन ने की थी क्योंकि अपने सिलेबस में है ये। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसके अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सर सूर्यांशु सर वेटिंग रूम में। हाँ, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब He+2 आयन, इसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल अपने पास क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं। तो ये एमिट होंगे तो कुछ वेलोसिटी रहेगी इनके पास, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। और बेसिकली बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E0-1 या बीटा 0-1। तो यहाँ पे ये देखो, ये वैसा रिप्रेजेंटेशन है जैसे अपन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं कि एटम का सिंबल हो गया, ऊपर उसका मास नंबर हो गया, नीचे उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो मास नंबर जो भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को अपन नीचे की तरफ लिखते हैं। तो बेसिकली अपने पास ये उसी तरीके रिप्रेजेंटेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल है, तो उसकी जगह अपन ने 0 रख दिया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है अपने पास, माइनस चार्ज आता है। ये जो जेड है इससे तुम क्या निकाल सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज निकाल सकते हो, एलिमेंट पे जो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज होता है। अपन ने बात भी किया था कि किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है तो उसका ये न्यूक्लियस का चार्ज अपन लिखा था कि न्यूक्लियस का चार्ज होता है +Z/E। तो चार्ज से तुम रिलेट कर सकते हो कि Z/E उसका चार्ज रहेगा, तो ये Z एक तरीके से चार्ज को भी बताता है। तो यहाँ पे अपन ने वो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 मतलब -E। तो चार्ज अपन नीचे दिखा रहे एक तरीके से कि -1 है, और मास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है, इसलिए अपन ऊपर 0 कर दे रहे हैं। और गामा की अपन बात करें तो क्या है, तो एनर्जी रेडिएशन है। तो गामा रेडिएशन मतलब एनर्जी रेडिएशंस, रेडिएशंस ऑफ एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात हो गया। अब एक और चीज अपने पास आती है कि अगर अपने पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वहां पे तुम किस तरीके से डिटेक्ट करोगे कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है या बीटा पार्टिकल निकल रहा है या फिर गामा रेडिएशन निकल रहा है। तो ये डायग्राम तुमको एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, तो बोर्ड स्कूल एग्जाम के हिसाब से तुमसे बनवाया जा सकता है, बाकी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो इसमें अपन एक ऐसा कुछ तरीका लगाते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा पार्टिकल वहां पे एमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल है। तो उसमें अपन देखो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मतलब कंटेनर टाइप का ही हो गया। यहाँ पे मैंने मान लो कि क्या ले रखा है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रखा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, फिर तीनों भी हो सकते हैं किसी टाइम पे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होगा वो निकलेगा यहाँ पे। अब वो विजिबल रहेगा नहीं रहेगा तो डिपेंड करता है, वैसे नहीं रहेगा विजिबल, तो यहाँ से अपने पास रेडिएशन एमिट होगा, स्मॉल पार्टिकल्स आएंगे, एनर्जी आएगी, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसके बाहर की तरफ अपन क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड टाइप से कुछ क्रिएट करा देंगे। मतलब इस तरीके से तुम तो समझ लो कि चार्ज प्लेट अपन लगा देते हैं।
तो इधर की तरफ अपन क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा दो, इधर अपने पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा दो, ठीक है। अब अपने पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल रहेगा तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली था क्या, अल्फा पार्टिकल अपने पास क्या, हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अपने पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। और बीटा पार्टिकल अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर अपन एक बात करें तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो न्यूट्रल रहेगा एनर्जी हो तो, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल अपने पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस रेडिएशन में जो अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल तुमको नेगेटिव प्लेट की तरफ मिलेगा, और बीटा पार्टिकल जो रहेगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं होगा तो इस तरह के कुछ पार्टिकल्स आएंगे नहीं, कुछ पार्टिकल्स नहीं आएंगे तो तुमको प्लेट से कोलाइड करता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और कोलाइड कर रहा है तो अल्फा आएगा बीटा आएगा, वो अपन इस तरीके से पता कर सकते हैं। और जो एनर्जी रेडिएशन रहेगी तो न्यूट्रल है, तो वो इस तरीके से सीधा बाहर हो जाएगा बिना डिफ्लेक्ट किए, ठीक है। तो इधर अपने पास अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और इधर अपने पास बीटा पार्टिकल्स आएंगे, और गामा रेज जो हो गया, गामा रेडिएशन जो होगा सीधा बाहर निकल जाएगा। तो ये बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, मतलब वही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। तो एक टेबल बना रखी है, इधर अपन ने कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है जिसके बेसिस पे अपन कंपेयर करेंगे तीनों को। ये अल्फा पार्टिकल के लिए बात हो रही है, ये बीटा पार्टिकल के लिए और ये गामा रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो पहले वो लिख रहा है कि नेचर मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, इसने सिर्फ हीलियम लिख दिया है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बीटा पार्टिकल अपन पहले बोल चुके हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। गामा पार्टिकल अपने पास रेडिएशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी रेडिएशन है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। दूसरा चार्ज की बात कर रहे हैं, वो भी अपन बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज है, एनर्जी मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज के हिसाब से डिफरेंस हो गया तीनों में। स्पीड की अगर अपन बात करें तो याद करने वाली चीज है कि रेडिएशन तो अपने पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इसका सी। अल्फा पार्टिकल की स्पीड अपने पास क्या होता है, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और इसके अपने पास क्या होती है, मोर देन अल्फा। मतलब अगर ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे कम अपने पास रहेगी अल्फा की, फिर बीटा पार्टिकल्स की, और गामा रेडिएशंस का सबसे ज्यादा आएगा अगर स्पीड के ऑर्डर की मैं बात करूं तो ये तो इंफॉर्मेशन टाइप से होगा, याद ही रखना पड़ेगा कि इस टाइप से स्पीड होती है इनकी। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर तुमसे पूछ सकता है। बाकी याद एग्जैक्ट याद रखने की उतना कोई जरूरत नहीं कि 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो उतना कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख दिया होगा, हाँ किसी बुक में देखा होगा तो वहां से। हाँ तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर जैसे अपने पास कोई फिल्म है, तो जैसे अपन ने गोल्ड फॉइल का बात किया था, ऐसे कोई फॉइल है तो उसको पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर अपने पास किसकी रहेगी, गामा रेडिएशन की रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी है, तो एनर्जी तो इजीली पास कर सकता है किसी के भी थ्रू। तो गामा की सबसे ज्यादा रहेगी, अल्फा की क्या रहेगी, रिलेटिवली कम रहेगी, और बीटा की उससे ज्यादा रहेगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे लिख भी रखे मैंने रीजन, साइज ज्यादा होती है और वेलोसिटी रिलेटिवली कम होती है, तो उसको किसी फिल्म से पास करने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे होगा अपने पास एक फिल्म है, अगर अपने पास स्मॉल छोटा सा, मान लो कि पत्थर में फेंक रहा हूँ, एक मैंने मान लो कि स्क्रीन लगा दी, एक अगर पत्थर है उसको तुम सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराओगे, स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा होती है, तो एक स्मॉल पार्टिकल्स रहेगा, छोटा पत्थर रहेगा तो उसका पास करने की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी, अगर बड़ा रहेगा तो उसका कम रहेगा। तो वही रीजन है कि अल्फा पार्टिकल्स रिलेटिवली ज्यादा साइज रखता है और वेलोसिटी उसकी कम है, तो बेसिकली उसका मोमेंटम कम रहेगा, तो उसका पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा फील करना पड़ेगा इसको। तो ये हो गया अपने पास। फिफ्थ अगर अपन देखें तो इसमें ये बोल रहा है अपने पास आयोनाइजेशन पावर। तो आयोनाइजेशन पावर मतलब अपने पास अगर अपने पास एक गैस का सैंपल है और उस गैस सैंपल से अगर मैं एक बार अल्फा पार्टिकल्स को पास करता हूँ, एक बीटा पार्टिकल्स को पास करता हूँ, एक गामा पार्टिकल्स को पास करता हूँ, तो कौन अपने पास गैस सैंपल को इजीली आयोनाइज कर पाएगा या वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा पाएगा। तो देखो वो लिख रखा है आयोनाइजेशन पावर मतलब व्हेन पासिंग थ्रू गैस सैंपल एमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो
गैस से ही एमिट होंगे, मतलब गैस को आयोनाइज कराना है, इसीलिए अपन बात करें आयोनाइजिंग पावर कि कौन ज्यादा आयोनाइज करा सकता है। तो अगर तुम एनर्जी के हिसाब से सोचोगे तो तुमको लगेगा गामा एक एनर्जी है, तो गामा अपने पास ज्यादा करा पाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बात करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं हाफ mv²। तो अल्फा पार्टिकल्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो बेसिकली ये भी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो जाएगी, वो एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर पाते होंगे, इसलिए वो इजीली आयोनाइज कर देंगे। तो ये ऑर्डर भी तुमको वही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, भले वेलोसिटी कम है। वही वापस दो फैक्टर है, एक मास वाला फैक्टर है, एक वेलोसिटी वाला फैक्टर है। तो मास वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, वो तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। सर तो मतलब अल्फा पार्टिकल ज्यादा डेंजरस होते हैं ना ह्यूमंस के लिए? मीन्स के लिए तो एनर्जी भी ज्यादा रेंज में हो जाए तो भी खतरनाक होती है, यूवी यस सर, रेडिएशन लेकिन हो जाए। उनकी ज्यादा आयनाइजेशन पा रहे तो डीएनए को और डैमेज कर सकते हैं इजीली। ये बोल सकते हो, सही बोल रहे हो। लेकिन अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी भी होनी चाहिए ना, तब उनकी बात करेंगे कि जब अपने पास रेडियो एक्टिव प्रोसेस, मतलब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो इतनी स्पीड के साथ निकल रहा है, तो हर बार अल्फा पार्टिकल इस स्पीड के साथ रहेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। यस सर, ओके, थैंक यू। और अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वहां पे रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन हो रही है, मतलब न्यूक्लियर चेंज हो रहा है, अगर उसके सामने चले जाओगे तब तो सोच सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी रिलीज होती है, एकदम गायब भी हो जाओगे, इतनी एनर्जी निकलती है। हड्डियां तक हमारी जल जाएगी। हाँ। तो डेंजरस तो सब है, अल्फा भी है अगर काफी स्पीड से आ रहा है, तो बीटा भी है, गामा भी है। हाँ, और ज्यादा बोले तो अपन बोल देंगे अल्फा ज्यादा है। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जिसपे अपन फोटो बनाते हैं। आजकल तो दूसरे कैमरे आ गए, तो जो डायरेक्ट मोबाइल में सेव हो जाता है। फोटो फिर बनाने की जरूरत तो पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा मोबाइल में रखोगे, कभी तो जरूरत पड़ती है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसपे अपन इमेज बनाते हैं, उसको कौन ज्यादा अफेक्ट करता है, या ज्यादा कम नहीं बात करें यहाँ पे, कौन अफेक्ट करेगा कौन अफेक्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली सारे ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल भी करेगा। कोई भी चीज है, अगर मान लो कि फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, बेसिकली एक स्क्रीन ही है, अब उससे कोई भी फास्ट मूविंग चीज आके कोलाइड करेगी तो अफेक्ट तो करेगी उसको। तो वही अपने पास कि अच्छा, इसमें इसका एप्लीकेशन भी लिख रखा है कि फोटोग्राफिक प्लेट को अपन किस लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये वही हो जाएगा अपने पास कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसके ऊपर क्या करो तुम, इस तरीके से कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगा दो। तो अगर ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे कुछ रेडिएशंस आएंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेंगे, तो मतलब तुमको फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ चेंज दिखेगा। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वहां से कोई रेडिएशन नहीं आ रहा है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट से कोई भी चीज आके कोलाइड नहीं कर रही है, तो कोई चेंजेस उसमें दिखेंगे नहीं। तो इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो कि फोटो रेडियो एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको उसलिए यूज किया जाता है। तो ये यूज सब तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है प्रॉपर्टीज वगैरह, किसमें क्या प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने साथ में लिख रखा है तो ध्यान रख लेना। तो अल्फा पार्टिकल्स भी अफेक्ट करेंगे, बीटा भी करेंगे, पार्टिकल है तो कोलाइड करेगा तो अफेक्ट तो करेगा ही। और गामा एनर्जी है तो ये भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो एक तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट किसी मटेरियल की तो बनी होगी। गामा रेडिएशन आ रहा मतलब एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो गामा रेडिएशन भी क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। लास्ट है अपने पास इफेक्ट ऑन ZNS स्क्रीन। तो ZNS स्क्रीन अपने पास याद हो तो रदरफोर्ड मॉडल में अपने यूज किया था। तो कोई भी पार्टिकल अगर ZNS स्क्रीन से जाके कोलाइड करेगा तो वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा, एक चमक पैदा होगी। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे उतने ज्यादा स्पार्क आएगी, उतनी ज्यादा चमक आएगी। तो उस हिसाब से अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा कि जब भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है तो उसमें टोटल कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, या आइडिया लगा सकते हो कि कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं जब ZNS स्क्रीन से कोलाइड करेगा वो। अगर ध्यान हो तो अपन ने जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था तो वहां पे भी अपन ने ZNS स्क्रीन के हिसाब से ही पता किया था कि यस कितने सर, कितने आ रहे, कितने नहीं आ रहे। कॉन्स्टेंट स्क्रीन। हाँ, तो ये ब्राइट होती है, इससे कोलाइड करेगा तो वही स्पार्क पैदा होंगे, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी उसके हिसाब से बता सकते हैं कि उतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या एमिट हो रहे हैं। तो अफेक्ट सब करेंगे, अल्फा भी करेगा, बीटा भी करेगा और
एनर्जी है तो वो भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन काफी कम करेगा। तो ये है अपने पास, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और जहां पे अपन ने ऑर्डर की बात की है, ये 3 प्रॉपर्टी, स्पीड, पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजिंग पावर, इसका ऑर्डर तो तुमको याद होना ही चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछता है इससे क्वेश्चंस। तो ये बना लेना टेबल, इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी अपन ने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट लिखना कैलकुलेशन ऑफ calculations of alpha and beta particles, calculations of alpha and beta particles in nuclear reaction, कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने आ रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस अपन किस तरीके से करेंगे। तो इसके बारे में अपने को बात करना है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, कितने बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, इसका कैलकुलेशन तुमसे करवा सकता है। तो उसके लिए अपने कुछ पार्टिकल्स कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, किस बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स पता है तुमको क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are conserved during nuclear रिएक्शन। ठीक है, कि अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास, मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर कंजर्व रहेगा, ये अपन बोलना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, बट मास इज नॉट कंजर्व, mass is not conserved because it is not a chemical change, it is not a chemical change। देखो क्या बोलना चाह रहा है। देखो अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में अपन देखा कि जब भी अपने पास एक केमिकल चेंज होता है तो वहाँ सिर्फ बॉन्ड्स वगैरह चेंज होते हैं। मतलब पहले जैसे अपन ने वो एग्जांपल लिया था H2 + I2, वहां से अपने पास HI बना। तो पहले HS के बीच बॉन्ड था, II के बीच बॉन्ड था, वही बॉन्ड्स ब्रेक होके हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बन गए, तो अपने पास HI का फॉर्मेशन हो गया और उसको अपन केमिकल चेंज बोल रहे थे। तो वहाँ पे मास का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब भी अपने पास एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा अपने पास क्या होता है, कुछ मास डीके होता है। मास डीके मतलब कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है हमेशा एक न्यूक्लियर प्रोसेस में। तो जब भी कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होगा तो वहां पे अपने पास क्या होगा, मास का एनर्जी में कन्वर्जन होगा। अच्छा, अपन बोल रहे कि मास डीके हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है या रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी और काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मास कंजर्व रहेगा ऐसा जरूरी, मतलब मास कंजर्व रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास ऐसा कुछ आएगा, एक पॉइंट और लिखना कि देयर इज सम, हाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कैसे कंजर्व है? कोई बात करेंगे। देयर इज सम मास डीके, दैट इज एग्जांपल दिया था उसमें तो कुछ और ही आ रहा था। दैट इज, रुको तो सही, दैट इज मास कन्वर्ट्स into energy, that is mass convert into energy। कि there is some mass decay, हमेशा mass decay रहेगा यहाँ पे, there is always some mass decay। mass decay मतलब mass क्या हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब एक न्यूक्लियर चेंज होता, तो ये तुमको याद रखना है कि जब भी कोई न्यूक्लियर चेंज होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो वहां पे हमेशा मास डीके होगा, मतलब मास का कुछ मतलब मास कभी भी कंजर्व नहीं रहता। हाँ, मास कभी भी कंजर्व नहीं होता, मास डीके हमेशा होता, लिखा ना मैंने, ऑलवेज सम मास डीके।
मतलब हमेशा मास जो होगा एनर्जी में कन्वर्ट होगा एक न्यूक्लियर प्रोसेस में, और जब भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है मतलब एक एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे। ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कंजर्व क्या नहीं होगा मास। क्या चीज। सर सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं कंजर्व होगा मास। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन की ही बात करेंगे अपन अभी, जो भी बात करेंगे। हाँ, देयर इज अ मास डीके, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है, केमिकल चेंज में भी नहीं होता है और फिजिकल चेंज में वैसा कुछ नहीं होता है। तो जब भी अपन फिजिकल रिएक्शंस की बात करते हैं या केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन हमेशा मास कंजर्वेशन लगा देते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अपन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मास डीके हो रहा है। तो एक पॉइंट अपने को लिखना है कि सो न्यूक्लियर reactions are always exothermic। तो अपने पास हमेशा क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिविटी वहां पे हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो देखो किस तरीके से अभी समझ में आएगा कि अपने पास मान लो कि जैसे एक रिएक्शन है, एक एलिमेंट था अनस्टेबल XAZ, मतलब X अपने पास उसका सिंबल हो गया, Z एटॉमिक नंबर है, A उसका मास नंबर है, ठीक है। अब अपने पास मान लो कि ये क्या हुआ, कुछ भी इसमें चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से अपने पास इसने बीटा पार्टिकल का डीके किया, बीटा पार्टिकल इसने एमिट किया, तो बीटा पार्टिकल ये हो गया। तो मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट बना जिसको मैं लिख देता हूँ सिंबल Y। अब अपने बोला कि यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तुमको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, अपने पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, मास नंबर A है, इधर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मास क्या है, 0 है। तो ये जो Y बनेगा इसका भी मास नंबर अपने पास क्या रहेगा, A ही रहेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर अगर देखो तो जैसे मैंने बोला था कि चार्ज से भी उसको रिलेट कर सकते हो तुम, तो कुछ चेंज हुआ होगा उसकी वजह से अपने पास क्या हुआ, -1 चार्ज का पार्टिकल बाहर निकल रहा है। इधर अपने पास चार्ज कितना था न्यूक्लियस के अंदर, Z। तो कंजर्व अपने को करना है, तो जो अपने पास पार्टिकल आएगा इसका चार्ज कितना रहेगा, Z+1, मतलब एटॉमिक नंबर अपने पास क्या रहेगा, Z+1। तो इस तरीके से तुमको मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना होगा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल, सॉरी ये बीटा पार्टिकल है, तो जब भी अपने पास एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा, भाई मैंने एक ही पार्टिकल की बात की है, तो जब भी अपने पास एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो मास नंबर तो अपने पास सेम रहेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल एमिट होने के साथ मास में कुछ चेंज नहीं हो रहा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अपने पास क्या हो, -1 चार्ज के साथ है वो, तो चार्ज अपने पास क्या होगा, जो नया पार्टिकल बनेगा उसमें Z+1 हो जाएगा। इसमें क्या था, Z था, ठीक है। तो अपने पास जो नया पार्टिकल बनेगा वो अपने पास क्या रहेगा, Z+1 एटॉमिक नंबर के साथ रहेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, गामा पार्टिकल, तो अपने पास देखो कि अपने पास वापस सेम ले लेते कि XAZ है, यहाँ से अपने पास क्या हुआ कि एमिट हुआ, तो यहाँ पे गामा पार्टिकल एमिट हुआ, सॉरी गामा बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल अपने पास हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अपन कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन न्यूक्लियस को अगर देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 उसका मास नंबर हो गया, और 2 प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर उसमें 2 हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास एक अल्फा पार्टिकल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल को बेसिकली अपन हीलियम की फॉर्म में ही लिखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं मास नंबर में। तो न्यूक्लियस के अंदर अपन बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में तो वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से कि 4 अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है, और 2 अपने पास क्या है, प्रोटॉन्स है। तो अपने पास जो ये Y बनेगा, तो अपने पास देखो कि यहाँ पे अपने पास एटॉमिक नंबर Z था, मतलब चार्ज होता प्लस ZE था। अब अपने पास हीलियम का पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो 2 से अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो अपने पास आएगा नया एलिमेंट, उसका अपने पास देखोगे तो Z-2 एटॉमिक नंबर रहेगा। इसी तरीके से मास नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे A था, अल्फा पार्टिकल निकला तो 4 यूनिट का मास लेके गया है, तो जो नया एटम यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, A-4। तो इस तरीके से तुमको मास नंबर और क्या करना है, एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना है। और एक और चीज यहाँ पे अपने पास आती है कि जो अपने पास ये है, जहाँ से अपन ने रिएक्शन स्टार्ट की थी, जैसे अपन वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते थे, यहाँ पे अपन ऐसा नाम नहीं देंगे, यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर
या न्यूक्लियस, पेरेंट सर Z न्यूक्लियस। में 1 प्लस क्यों हो रहा है सर, ऊपर वाले रिएक्शन में माइनस क्यों नहीं हो रहा सर? एक इलेक्ट्रॉन जब निकला है, मतलब एक पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकला है। तो बीटा पार्टिकल निकला तो चार्ज इस पे -1 है ना, हाँ यस सर, -1 निकल तो गया। यहाँ पे Z तो था। सर एटॉमिक तो नंबर में क्यों चेंज आ रहा है? एटॉमिक नंबर में क्यों चेंज आ रहा है ये तुमको आगे समझ में आएगा, भी तुम कंजर्व करो कि यहाँ पे अपने पास देखो एटॉमिक नंबर बड़ा है ना, तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे हुआ होगा कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। अच्छा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर तो वही रह जाएगा, क्योंकि मास नंबर में तो क्या होता है, यस प्रोटॉन सर। का भी कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ यस सर। और प्रोटॉन बन गया न्यूट्रॉन से तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, तो वो अपन आगे सीखेंगे। अभी तुमको यस सिर्फ कंजर्व करना है कि इधर Z था एटॉमिक नंबर, इधर भी Z होना चाहिए था, तो Z+1 और इसका -1, तो Z ही हो हाँ जाएगा। यस। तो अभी तो ऐसे कंजर्व करना है, ये अपन सीखेंगे आगे कि किस में किसका कन्वर्जन हुआ है। हाँ, वो तुमको देख के पता चल जाएगा एलिमेंट को, जैसे मैंने भी देख के बता दिया वैसे तुम देख के बता दोगे कि कहाँ पे कौन सा पार्टिकल चेंज हो रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था जैसे अपन नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल रिएक्शन में बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यहाँ पे जहाँ से तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया है, मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसको अपन बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो अपने पास प्रोडक्ट की तरह बनेगा उसको अपन बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई, तो एक्स अपने पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, वाई अपने पास डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसी तरह के इसमें भी सेम चीज बोलेंगे कि अपने पास पेरेंट हो गया, पेरेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस एक ही बात है, ऐसे भी लिख देते हैं, और ये अपने पास डॉटर न्यूक्लियाई। सर हाँ सर ये जो नीचे वाला लिखे हैं सर, ये समझ नहीं आ रहा कैसे कंजर्व किए हैं, एक बार बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सर जो आप कह रहे थे कि मास कंजर्व नहीं होता, वो तभी होता है क्या जब गामा रे निकलती, क्योंकि फिर मास डिके हो रहा है? तो गामा रे हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि गामा ही निकलेगा, उसके लिए भी कंडीशंस होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ गामा। अच्छा, गामा रे लिखने का सिर्फ एनर्जी निकली ना, तो पार्टिकल तो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें थोड़ा ना कोई चेंज हुआ। सर तो उसका उस पॉइंट का क्या हुआ कि मतलब न्यूक्लियॉन्स कंजर्व हमेशा होते हैं लेकिन मास नहीं होता है? सर इसमें तो मास भी हो रहा है कंजर्व, दोनों का मिला के। मास नहीं हो रहा है यहाँ पे, मास डीके का कुछ और रीजन है, अभी अपन वो समझेंगे आगे। अगर तुम ऐसे समझोगे कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम है तो मास नंबर सेम है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। वो अपन टोटल मास के हिसाब से आगे बात करेंगे, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके सर। अभी तुमको ये कैलकुलेशन सीखोगे कैसे अपन कर रहे हैं, तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अलग से ले लेते हैं इसको। कि जैसे अपने पास ये बोल रहा था मैं कि एक्स है, ए है, जेड है, इसने मान लो कि पेरेंट न्यूक्लियाई है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, तो अल्फा पार्टिकल मतलब मास नंबर में 4 का कंट्रीब्यूशन है, एटॉमिक नंबर में 2 का कंट्रीब्यूशन है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फा पार्टिकल को। अब नया एलिमेंट जो बनेगा यहाँ पे उसको वाई से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपन ने क्या बोला कि मास नंबर कंजर्व करना है, तो इधर ए था तो इधर भी ए ही होना चाहिए, तो इन दोनों का मिला के ए होना चाहिए, तो इसका अपने पास क्या गया A-4, कि A-4 + 4 क्या बन जाएगा ए। यस सर। यहाँ पे अपने पास क्या था कि एटॉमिक नंबर अपने पास क्या Z है, तो इधर भी एटॉमिक नंबर Z होना चाहिए, तो इसका अपने पास क्या हो गया 2, तो इसका कितना आना चाहिए Z-2। क्लियर है क्या? तो मतलब एक तरह से नंबर्स की इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। हाँ, नंबर्स को तुमको कंजर्व करना है, तो ये अपन लिखेंगे अभी नोट बना के। क्लियर है क्या अभी? यस सर। इसका लॉजिक भी बता दीजिएगा। लॉजिक बता तो रही कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास कंजर्व रहेगा, कि कंजर्वेशन ऑफ mass number A and atomic number Z is applicable। तो उसी के बेसिस पे अपन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं जेईई मेंस में। एक रिएक्शन दे देगा, तुमसे पूछेगा कितना अल्फा पार्टिकल निकले और कितना बीटा पार्टिकल निकले। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अपने पास एक क्वेश्चंस देता हूं मैं, 2-3 या एक ही ले लेते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। कि जैसे अपने पास क्या है, यूरेनियम
238 92 है। यहाँ से अपने पास बन गया क्या, थोरियम 206 90। यहाँ पर अपने तो बोला जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल भी निकल रहे हैं, दैट इज हीलियम का न्यूक्लियस कुछ x नंबर में, प्लस बीटा पार्टिकल भी निकल रहे हैं कुछ y नंबर में। अब तुमको फाइंड करना है कि कितने अल्फा है और कितने बीटा पार्टिकल है, मतलब x और y तुमको निकालना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो वही तुमको कंजर्व करना होगा। तो देखो अपने पास एक एक करके दोनों का कंजर्वेशन लगाते हैं। कि पहला अगर अपन देखें कि एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर लेते हैं पहले। एटॉमिक नंबर या मास नंबर को करते हैं तो उससे अपने पास अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट आ जाएगा। किसी को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास नंबर बैलेंस, ये दोनों तरफ क्या करो, मास नंबर को बैलेंस कर 8 अल्फा पार्टिकल है। 8 अल्फा पार्टिकल है। बिल्कुल सही है। कि अपने पास इधर क्या है, 238 मास नंबर है, इधर देखोगे तो 206 इसका है। एक पार्टिकल का कितना हीलियम का अपने पास, अल्फा पार्टिकल का 4 है। अभी अपन मान के चल रहे हैं कि अपने पास कितने हैं x नंबर में अल्फा पार्टिकल से, तो 4x अपने पास अल्फा पार्टिकल की वजह से आ जाएगा। और बीटा पार्टिकल का अपने मास नंबर में कंट्रीब्यूशन 0 है, तो उसकी वजह से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि इधर अपने पास पेरेंट न्यूक्लियर में 238 था और इधर डॉटर न्यूक्लियर अपने पास 206 है, और 4 इंटू एक्स अल्फा पार्टिकल प्लस y इंटू 0 बीटा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालोगे तो अपने पास एक तरीके से देखो क्या बन जाएगा कि 238 माइनस 206 डिवाइडेड बाई 4 सर इक्वल 14 टू बीटा पार्टिकल है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। कितने, 14 बीटा 14। पार्टिकल्स आएंगे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से निकालोगे तो x अपने पास आ जाएगा कितना, 8। तो यहाँ से अपन देखो एक फॉर्मूला ही बनाते हैं, उसकी मेरे को बात करनी थी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि देखो बेसिकली अपन ने किया क्या है। अच्छा, ये समझ में आना कैसे अपन ने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाला 8, मास नंबर को बैलेंस Yes, sir. करके। यस सर। सबको क्लियर है ना ये? देखो अपन ने किया क्या है, तो अगर ये क्लियर है तो 238 अपन ने क्या किया, मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, 206 मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 4 मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन मास नंबर अल्फा पार्टिकल और सॉरी पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में कितना डिफरेंस है मास नंबर का डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि मास में जो डिफरेंस आएगा किसकी वजह से आएगा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल की वजह से ही आएगा। बीटा पार्टिकल कोई मास कैरी नहीं कर रहा है। तो अपने पास एक अल्फा पार्टिकल का 4 यूनिट होता है, तो अपने पास देख लो कि कितना डिफरेंस आया, डिवाइडेड बाय उसको क्या कर दो 4 कर दो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे बना देता हूँ कि अपने पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इक्वल टू मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल दैट इज 4। तो ये फॉर्मूला है जिसको तुम डायरेक्ट लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर अल्फा पार्टिकल का नंबर तुमको निकालना है तो, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो वही किया अपन ने बेसिकली, मास नंबर बैलेंस करने का मतलब वही आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अगर तुमसे सिर्फ अल्फा पार्टिकल पूछा गया तो ऐसा देखो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को निकालना है क्या, बीटा पार्टिकल्स। तो अपन ने मास नंबर कंजर्व किया, आप क्या कर दो एटॉमिक नंबर को कंजर्व कर दो कि एटॉमिक नंबर बैलेंस, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, इसको अपन बैलेंस कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर अपने को बैलेंस करना तो देखो अपने पास क्या है कि इधर अगर देखोगे अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास यूरेनियम है पेरेंट न्यूक्लियर, उसका अपने पास कितना है 92 है, इक्वल टू थोरियम इधर है, उसका अपने पास कितना आ रहा है 90,
प्लस अल्फा पार्टिकल अपने पास निकाल ही लिया अपन ने, कितने आ रहे हैं 8, तो अपने पास कितना हो जाएगा 8 अल्फा पार्टिकल है तो 8 इंटू 2, तो प्लस 8 इंटू 2। बीटा पार्टिकल अपन बोल रहे हैं कि वाई नंबर में है तो वाई इंटू -1, तो माइनस वाई आ जाएगा ये, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आ रहा है 14 ना, यस सर 14 आ तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 14, मतलब अल्फा पार्टिकल अपने पास कितने हैं 14 है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस करके तुम फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। एक चीज तुमको ये ध्यान रखना है कि तुमको देखो जब वो प्रोसेस देगा या क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से, जैसे मैंने तो जनरल इक्वेशन बना के दे दी कि इस तरीके से अपने पास x नंबर में अल्फा पार्टिकल निकल रहे, y नंबर में बीटा पार्टिकल निकल रहे, वो नहीं देगा, तो तुमको सिंपल इतना सा देगा चेंज, ये न्यूक्लियर चेंज हो रहा है, यूरेनियम 238 से थोरियम 206 बन रहा है। अब इस प्रोसेस में कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, या फिर पूछ सकता है कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे, या फिर पूछ सकता है दोनों के कितने अल्फा है और कितने बीटा है। तो तुमको दोनों की पॉसिबिलिटी लेते हुए इस तरीके से जनरल इक्वेशन लिखना है और फिर इसके हिसाब से मास कंजर्व करना है। मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर तुमसे सिर्फ अल्फा पार्टिकल पूछे तो ऐसा नहीं है कि तुमको बीटा पार्टिकल की पॉसिबिलिटी को हटा ही देना है, तुमको इक्वेशन ऐसे ही बनानी है, जनरल इक्वेशन जैसे मैंने बनाई है, और फिर इसके हिसाब से तुमको बात करनी है। ठीक है, तो ऐसे तुम मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करके क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो। आसान सवाल आते हैं, ये हो जाएंगे। ठीक है क्या? Yes. तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसमें तो अपने पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। पहले तुम लिखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। पहला अपने पास आएगा क्या, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले ले लो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अपने पास क्या होता है कि अपने पास क्या होता है, एक नहीं, देखो कुछ अपने पास क्या होता है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो भी अपने पास क्या होता है रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो जो ट्रीटियम है अपने पास थर्ड वाला आइसोटोप, वो अपने पास क्या होता है रेडियो एक्टिव है। तो वो अब डिसोसिएट किस में होगा, तो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिसोसिएशन होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केस में डिसोसिएशन होता है, लेकिन कुछ जो स्मॉल आइसोटोप्स होते हैं वो आपस में एसोसिएट होके बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये फिजिक्स में तुम एक चीज पढ़ोगे, बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। तो वहां पे तुमको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स है जो न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, मतलब आपस में कंबाइंड होके बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, और कौन से एलिमेंट्स है जो न्यूक्लियर फिजन करेंगे। फिजन मतलब बड़ा न्यूक्लियस जो है छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो वो पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने सीट में उससे रिलेटेड सवाल भी नहीं है और अपने पास थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है। फिजिक्स में काफी अच्छे से डील किया जाएगा, तो तुमको ये नहीं सोचना है कि अपना स्किप कर दिया है। केमिस्ट्री से डबल ट्रिपल ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आएगी, बहुत सारी चीजें आती है। तो फिजिक्स में पढ़ाया ही जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी अपने पास टाइम भी कम है और क्वेश्चन भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, यहाँ पे पूछता भी नहीं हो केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अपन स्किप कर दे रहे हैं। टाइम बचेगा तो अपन भी पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। और 11th में ही आएगा, ऐसा भी नहीं कि 12th में आएगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पहले डेफिनेशन कर डिफाइन कर देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, थोड़ी सी बात फिर कर लेंगे कि two smaller particles fuse, या तुम तो राइट लो combine particles combine together to form a bigger nuclei with release of large amount of energy,
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कि अपने पास जो स्मॉल आइसोटोप्स होते हैं जो कि अपने पास क्या रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो डिसोसिएट नहीं होते, एसोसिएट होते हैं कि दो एटम्स आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे अपन एग्जांपल ले तो ये वाला एग्जांपल काफी अच्छा है कि अपने पास, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था कि अपने पास जो ट्रीटियम होता है 1H3, तो ये अपने पास ट्रीटियम हो गया और अपने पास ये ड्यूटेरियम हो गया। ये अपने पास क्या होता है, आपस में कंबाइंड होके हीलियम बना लेते हैं और साथ में अपने पास बैलेंस करोगे तो एक न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिट होगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस से क्या 2 2 5 हो गया। हाँ, न्यूट्रॉन अपने पास क्या होगा, एमिट होगा। तो ये अपने पास क्या है, देखो ये रिएक्शन मैंने इसलिए ली क्योंकि जो सन अपने पास है, सन में यही रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम से क्या होता है, और एक तरीके से फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो काफी सारा हाइड्रोजन है सन में, तो उसमें ये वाले आइसोटोप भी हैं, ये वाले आइसोटोप भी हैं, तो ये दोनों अपने पास आपस में कंबाइंड होके, ये रेडियो एक्टिव है इसलिए कंबाइंड होके ये बना देता है हीलियम, स्टेबल बन जाएगा, इनर्ट गैस है, काफी स्टेबल है और साथ में न्यूट्रॉन एमिट करेगा और काफी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। तो सन में अपने पास क्या होता है, इसी रिएक्शन से एनर्जी एमिट होती है। तो ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में बात करोगे, फिजिक्स में क्या बस इतना ही ध्यान रखना है, और तो क्या करोगे इसमें। तो इसी रिएक्शन से अपने पास क्या होता है, एनर्जी एमिट होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो काफी ज्यादा एनर्जी एमिट होती है। फील भी करते हैं अपन कि इतनी डिस्टेंस पे सन है, वहां से अपने पास इतनी एनर्जी आ जा रही है। ठीक है, तो ये है अपने पास कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होके बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, और मास डीके होता है इसलिए एनर्जी तो रिलीज होगा, चाहे दो न्यूक्लियर कंबाइंड हो या एक न्यूक्लियस जो है डिसोसिएट हो। तो ये अपने पास बात होगी किसकी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट अपने पास जो है वो आएगा क्या, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन में अपने पास क्या होता है, एक बड़ा अनस्टेबल आइसोटोप होता है जो कि स्मॉल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैवी न्यूक्लियाई, मतलब बिगर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई is broken down into lighter nuclei with release of a large amount of energy, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एक हेवी आइसोटोप रहेगा, मतलब बड़ा आइसोटोप रहेगा, बिगर, मतलब एटॉमिक नंबर वाइज बात कर रहे हैं, तो वो ब्रेक होके क्या करेगा, स्मॉल न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी तक जो बात कर रहे थे यूरेनियम 238 वाला, उसी को आपस एग्जांपल ले सकते हो तुम। तो न्यूक्लियस जरूरी नहीं कि जैसे अपन अभी तक तो एक ही बात कर रहे थे कि अपने पास क्या हुआ, अच्छा ये रिएक्शन ले लो कि यूरेनियम 238 था तो यहाँ से अपने पास थोरियम बना, सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का बने, दो टाइप के भी बन सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है उसके ऊपर। तो जैसे यहाँ पे अपने पास क्या है कि यूरेनियम का ही अलग आइसोटोप है, जैसे 236, तो जब ये इंटीग्रेट होता है, जब ये डिसोसिएट होता है तो अपने पास क्या बनाता है, बेरियम 44144, इसका एटॉमिक नंबर 56 प्लस क्रिप्टॉन, इसका मास नंबर 90 हो जाएगा और ये अपने पास 36 हो जाएगा, साथ में अपने पास बैलेंस करोगे तो 2 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये बिगर न्यूक्लियाई था जो कि ब्रेक हो रहा है किसमें, स्मॉल न्यूक्लियाई में। तो जब भी बिगर न्यूक्लियाई अपने पास स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को अपन न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइंड होके बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बन गया, मतलब एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा है तो बिगर हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियर रिएक्शंस का। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्लियर है क्या ये? इसमें बस ये ध्यान रखना है कि किसको क्या बोल रहे हैं। सर हाँ सर ब्रेक क्यों होते हैं सर, स्मॉल है तो समझ में आता है, होना पड़ेगा बड़ा, ब्रेक क्यों होते हैं बड़े पे? और यही तो बोल रहे हैं कि अनस्टेबल है ना, ये भी अनस्टेबल है इसलिए ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें चला गया। सर ये सर भी अनस्टेबल है तो ये, हाँ
सर यू को सर एनर्जी अगर नहीं दी तो सर वो नॉर्मल पहले सर एमिट करेगा, पार्टिकल्स करता जाएगा, धीरे धीरे होगा सर, ये ऐसे एकदम से ब्रेक हो जाते हैं? एकदम से नहीं, काफी मतलब ये देखो, ये काइनेटिक्स में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो स्टार्टिंग में फास्ट होते हैं, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे स्लो होती जाती है। तो काइनेटिक्स मतलब इसका टाइम कितना लगेगा ये तुम ज्यादा अच्छे से 12th में बात कर पाओगे। मतलब सर वो होता ये अभी half-life ध्यान पर रखना है होता तो है ऐसे ना? ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब तुम स्टार्टिंग में लोगे तो स्टार्टिंग में रेट ज्यादा रहेगी, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे रेट कम होती जाती है। जो सर इनकी रेट होती है डिसोसिएशन की, 1 मिनट, वो इस ग्राफ को फॉलो करती है ऐसे। हाँ सर ये बोलो। हाफ लाइफ वाला कर्व है ना? नहीं, हाफ लाइफ वाला नहीं है, रेट वाला कर्व बनाया मैंने तभी तो। सर अच्छा। मतलब सर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है सर? यू से कभी थोरियम बन जा रहा है, कभी बेरियम और क्रिप्टॉन बन जा रहे हैं सर। अरे मैंने यही तो स्टार्टिंग बोला था कि एक अपन पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज कि 3 अपन मतलब जो जितने भी अपने पास मतलब रिसर्च के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है कि अपने पास जो है 4 सीरीज को फॉलो करते हैं, या 4 फैमिली में तुम उनको क्लासिफाई कर सकते हो, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डीके कर रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो 4 सीरीज अपन ने बना रखी है, तो उन 4 सीरीज में अपन बता सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा। अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो ये आएगा, कोई दूसरी सीरीज को फॉलो कर रहा है तो वो आएगा। तो ये अपने पास अलग अलग केस में अलग अलग रहता है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा उसमें डिपेंड करेगा कि कहाँ से कहाँ उसको जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अपने पास जैसे मैंने बोला सिंगल स्टेप में नहीं होती है, काफी सारे स्टेप्स में होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये, एक चेन में चलता है, पूरा चेन रिएक्शन टाइप की होती है। कि जैसे अपने पास ये एक सब्सटेंस है ए, इससे अपने पास बीच में बी बनेगा, सी बनेगा, फिर यहाँ से अपने पास डी बन गया, ई बन गया, यहाँ से वापस मान लो कि बी भी बन सकता है, ए तो नहीं बनेगा वैसे। सर मतलब एक एक करके निकलेंगे, पहले हाँ एक सी, अल्फा एक हाँ फिर बीटा ऐसे ऐसे निकलते चले ऐसे जाएंगे। ऐसे तो पूरा सीरीज में चलती है, सीरीज रिएक्शंस होती हैं, तो फाइनली सब में स्टेबल न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये है ओके अपने सर। पास। तो ये पूरा डिटेल में तो वैसे फिजिक्स में भी नहीं आएगा, लेकिन अच्छा खासा आइडिया तुमको वहाँ पे मिल जाएगा कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, सीरीज रिएक्शंस वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है। सीरीज रिएक्शंस जब तुम 12th में चले जाओगे, सॉरी 12th में क्या, जब कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे जरूर आता है। हाँ, तो ये था अपने पास। तो अभी तो फिर तुमको ध्यान रखना कि 2 टाइप्स अपन रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें स्मॉल साइज के न्यूक्लियाई कंबाइंड होके लार्ज साइज का बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हेवी न्यूक्लियाई मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियाई डिसोसिएट होके लाइटर न्यूक्लियाई में जाता है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने को छोटी सी बात करनी किसके बारे में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। देखो ये बोल रहे हैं कि द प्रोसेस in which a stable isotope is converted into a radioactive element या isotope, into a radioactive element, ये लिख लो, into a radioactive element by bombardment of fast moving alpha particles, या फिर न्यूट्रॉन्स ले सकते हो तुम, या प्रोटॉन्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। प्रोटॉन्स हो गए। एक और पार्टिकल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो पॉजिट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करा दो, तो किसी की बम्बार्टमेंट कराओगे स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो अपने पास उस पार्टिकल के साथ कंबाइंड होके अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप में सर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन कौन सा वो होता है? ये पढ़ेंगे अपन, आगे आएगा। पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था कि टोटल अपने पास 56 पार्टिकल से इस तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलते हैं। तो पॉजिट्रॉन की अपन बात करेंगे। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बस उसमें
इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाम से भी लग रहा है उसका तो प्रोटॉन जैसा इलेक्ट्रॉन, होना चाहिए। इसमें मास नहीं होता ना, उसका मास नेग्लिजिबल है। अगेन प्रोटॉन का मास सिग्निफिकेंस होता है। हाँ, तो ये है अपने पास कि अपने पास क्या रहेगा, एक स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा, स्टेबल आइसोटोप रहेगा। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर अपने जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पे सेम प्रोसेस होता है, वो भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही काम करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर अपने को कहीं पे यूरेनियम की अपने को खोज करनी, यूरेनियम अपने को निकालना है, तो यूरेनियम अपने को स्टेबल आइसोटोप मिलेगा तभी उसको तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव यूरेनियम मिल गया तुमको, कोई अनस्टेबल आइसोटोप मिल गया, तो तुम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो इतना एनर्जी एमिट करेगा कि वो ना मतलब मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं, आगे लोग कर पाए तो बात अलग है। तो जहां पे भी स्टेबल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम का सोर्स हो गया, तो उस स्टेबल यूरेनियम को तो तुम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो स्टेबल है तो वो तो रेडिएशन एमिट्स नहीं करेगा, एनर्जी वगैरह एमिट नहीं करेगा। तो वही होता है कि जहाँ पे यूरेनियम मिलता है उसको पावर प्लांट पे लाया जाता है, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो अभी तो वो स्टेबल है तो वो तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, तो पहले तुमको उसको अनस्टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां तो अरेंजमेंट होते हैं कि जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी तुम्हारे पास बाहर नहीं आए, किसी को अफेक्ट ना करे वहां पे काम करने वाले को। तो वहां तो अरेंजमेंट रखेंगे अपन की जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, तो वहां से जो एनर्जी आएगा या पार्टिकल्स आएंगे किसी को अफेक्ट नहीं करे, तो तुम्हारे पास कोई बड़ी बड़ी काफी मोटी मोटी वाल वगैरह बनाई जाएगी अलग अलग पार्टिकल्स की, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके इस तरीके से। तो स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ठीक उसी तरीके से देखो कि अपने का लकड़ी जलाया तो लकड़ी में अपने को पता है कि काफी ज्यादा एनर्जी है, तो लकड़ी ऐसा तो नहीं है कि बैठे अपने पास रखी रखी तुमको एनर्जी देगा, तो पहले तुमको इनिशिएट करना पड़ेगा कि तुमको आग लगानी पड़ेगी, तो इनिशिएट करने में उतना एनर्जी थोड़ी देना पड़ रहा है तुमको, लेकिन जब एक बार वो इनिशिएट होगा तो तुमको काफी सारी एनर्जी वो दे सकता है। तो ठीक इसी तरीके से देखिए, एक स्टेबल आइसोटोप था, अपने को बताया कि उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन ने उसमें न्यूट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट कराया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट कराया या प्रोटॉन्स का बम्बार्टमेंट कराया। तो अपने को बताया कि इनकी बम्बार्टमेंट कराएंगे तो वो न्यूक्लियस जो है इनके साथ कंबाइंड होके अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा तुमको काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी वापस रिलीज करेगा, तो उसी एनर्जी को अपन यूज करते हैं। तो ये है अपने पास कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो मतलब पहले वो स्टेबल था, फिर उसको अपन ने रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट किया और वहां से अपन ने एनर्जी को यूज कर लिया। तो ये इस प्रोसेस को अपन आर्टिफिशियल बोलते हैं, क्योंकि अपन इसको खुद करवा रहे हैं एक स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आगे इसमें अपन ऐसे लिखेंगे कि व्हेन bombardment of when bombardment was stopped, इसको जब अपन बंद कर देंगे, मतलब बंद करने का मतलब हो गया कि जो अपने पास स्टेबल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा तभी अपन उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, द एमिशन ऑफ, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा वापस अपने पास रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स occurred, and this process is known as artificial radioactivity। किस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम वाला जो अपन बोल रहे थे कि अपने पास क्या है, यूरेनियम 238 है, सॉरी 235 है। तो यूरेनियम का जो 235 वाला आइसोटोप होता है कि स्टेबल आइसोटोप है, स्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी अपने को यूरेनियम 235 मिलेगा वहां से उठा के उसको क्या करेंगे अपन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में लेके आएंगे,
फिर इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स की मान लो कि बम्बार्टमेंट करा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का बम्बार्टमेंट कराया तो ये न्यूक्लियस के साथ कंबाइंड होके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरेनियम 238 में। आपने बताया कि यूरेनियम 238 क्या होता है, तो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो ये रेडियो एक्टिव है, तो ये अपने आप क्या होगा, डिसोसिएट होगा और एनर्जी एमिट करेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगी, रेडियो एक्टिविटी आएगी। तो ये रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा और रेडियो सर एक्टिविटी एक दिखा न्यूट्रॉन सर देने से सर वो बढ़ कैसे गया सर, मास नंबर? एक थोड़ी है यार, नंबर मैंने बैलेंस नहीं किया ना, बैलेंस कर सकते हो तुम, सर कितना मतलब आएगा? 3 देंगे ना? 3 आएंगे, हाँ बैलेंस कर लो उसको, 3 आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि अपने पास एक ही यूरेनियम 238 रहेगा, तो बैलेंस करके तुम लगा सकते हो, जैसे स्टोइकियोमेट्री लगाते वैसे लगा दोगे कि इसका जितना मोल लोगे उसके रेस्पेक्ट में उसका ट्रिपल मोल न्यूट्रॉन्स ले लो। बल्कि ज्यादा लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर न्यूट्रॉन जाके कंबाइंड हो जाएगा, कुछ इधर उधर भी चला जाएगा, तो वो तो कैलकुलेशंस के हिसाब से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो ये जो इतना प्रोसेस है ना, इसको अपने पास ये जो कन्वर्जन है, इसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी बार बार वो नाम आ रहा है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोल रहे कि स्टेबल न्यूक्लियस का अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कि एक स्टेबल न्यूक्लियस को अपन ने अनस्टेबल में कन्वर्ट किया, रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट किया। क्लियर है क्या ये? चलो तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखना यस है। सर। हाँ, अब इसका अपन एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसकी अपने को बात करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा वही, या इसको थोड़ा लिखते इस तरीके से कि अपने पास मान लो इधर रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है। रिएक्टेंट न्यूक्लियाई मतलब वही पेरेंट न्यूक्लियाई, या चाहो तो पेरेंट न्यूक्लियस लिख लो कि रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर अपन ने क्या किया था, किसी पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराया, तो अटैकिंग पार्टिकल जो भी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, ये भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनेगा। प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मतलब वही डॉटर न्यूक्लियाई, तो थोड़ा समझ में इजीली है, इसलिए अपन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ही बात कर ले रहे हैं। और कुछ और भी पार्टिकल्स यहाँ पर निकल सकते हैं, एमिटेड पार्टिकल्स या एमिटिंग पार्टिकल्स, पूरा लिख लेना इसको, एमिटिंग पार्टिकल। तो ये अपने पास एक तरीके से जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में जो प्रोसेस हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन टाइप से बोल सकते हो कि अपने पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई था, दैट इज रिएक्टेंट न्यूक्लियाई ही बोलेंगे। उसको अपन ने एक पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराया, कोई भी हो सकता है, वहां से अपने पास एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि रेडियो एक्टिव रहेगा, और साथ में कुछ और पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो किस तरीके से, कि जैसे अपने पास मान लो, अच्छा ये तो रिएक्शन की बात होगी, इसका रिप्रेजेंटेशन अपन ऐसे देंगे। ये तो रिएक्शन हुई ना, कि अपने पास क्या था, रिएक्टेंट न्यूक्लियस था, उसमें अपन ने किसी पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया, तो अपने से पास क्या बना, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बना, और साथ में कुछ पार्टिकल्स भी एमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास इसकी बात हो गई रिएक्शन की। इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, देखो कि ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट न्यूक्लियस हो गया, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इधर रखेंगे अपन प्रोडक्ट न्यूक्लियस को। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक तो जो अटैकिंग पार्टिकल था उसको पहले लिखेंगे, अटैकिंग पार्टिकल जो इसकी भी अपन ने बम्बार्टमेंट कराई है, और जो अपने पास साथ में एमिट होगा उसको मैं बोल देता हूँ एमिसिव पार्टिकल, की जो भी प्रोडक्ट के साथ एमिट हुआ है उसको अपन ऐसे लिखेंगे, पार्टिकल। तो देखो किस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कि अपने पास मान लो कि एक रिएक्शन है
लिथियम 3 7। इस पे अपन ने मान लो कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट कराया, तो अल्फा पार्टिकल अपने पास ये हो गया। यहाँ से अपने पास बना क्या, मान लो कि लिथियम का ही दूसरा आइसोटोप बन गया, और साथ में अपने पास हीलियम का दूसरा आइसोटोप बन गया। तो ये अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, मतलब लिथियम के ऊपर अपन ने बम्बार्टमेंट कराया किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, तो अपने पास ये आइसोटोप बना और साथ में अपने पास हीलियम का दूसरा वो आ गया। ठीक है, तो मतलब अपने लिथियम का क्या किया, स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्जन करा दिया। ये 7 वाला तो स्टेबल होता है, लिथियम का अपन एटॉमिक मास बात भी कर रहे थे कि 7 होता है, तो 7 से 8 में अपन ने कन्वर्जन करा दिया। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्टेंट अपने पास क्या होगा, सर तो अब ये लिथियम रेडियो एक्टिव हो गया। 7 3। हाँ, अटैकिंग पार्टिकल अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल। सर ये चलेगा ही कितना सर, 2 3 अल्फा और पार्टिकल रिलीज हो पाएंगे सर? 1 हो पाएगा बस रिलीज अल्फा पार्टिकल? अरे तो अपन ऐसा थोड़ा ना कि एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मतलब एक ही आइसोटोप ले रहे हैं, काफी सारा अमाउंट लेंगे ना, उससे काफी सारे बनेंगे। तो ये अच्छा। हो गया अपने पास। और अपन ने क्या लिखा, पहले अपने पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की तरह ये हो गया, अटैक इसका कराया तो अटैकिंग पार्टिकल ये हो गया। फिर अपन बोल रहे इमिसिव पार्टिकल जो एमिट हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो ये अपने पास हो जाएगा हीलियम का ही 3 2 आइसोटोप, और साथ में अपने पास प्रोडक्ट की तरह लिथियम 8 3। इस तरीके से रिप्रेजेंट करके तुमको दे देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे पास कैसा आएगा, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि मैं लिख देता हूं कि फाइंड unknown particle in following nuclear change या nuclear reactions। कि तुमको इस तरीके देखो दे देगा लिख के कि अपने पास पहला है Be94 गामा रेडिएशन। यहां से अपने पास बना क्या, Be84। अब ये जो नॉन पार्टिकल है ये तुमको फाइंड करना है कि क्या रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देके। लिथियम 7 3, हीलियम 4 2, मतलब अटैकिंग पार्टिकल हो गया। यहाँ पे भी अपने पास कुछ निकला होगा, अच्छा तो वापस वही रिएक्शन होगी। चलो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं, प्रैक्टिस है किस तरीके से अपने को लिखना है। ये इसमें देखो कैसे तुम पता करोगे ये मिसिंग पार्टिकल है वो क्या है। तो देखो सोचने का तरीका अपने पास ऐसे रहेगा, ध्यान देना इस पे कि अपन ने क्या बोला था कि यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, तो ये अपने पास हो गया बेरिलियम 94। यहाँ पे अटैकिंग पार्टिकल रहेगा तो एक तरीके से दूसरा रिएक्टेंट हो गया। तो इसमें अपन ने एनर्जी एमिट करा है, गामा रेडिएशन। गामा को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एनर्जी है तो न तो कोई मास रहेगा कोई चार्ज रहेगा नेट। तो ये जब भी इसे देख गामा 00 मतलब ये गामा रेडिएशन है, इसके ऊपर एनर्जी अपन ने गिराया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अपने पास यहाँ से बन गया क्या, Be84। अब साथ में यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट था तो अपने डायरेक्ट लिख दिया, अब यहाँ पे साथ में कुछ पार्टिकल निकला होगा उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको वही लगाना पड़ेगा दिमाग थोड़ा सा कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कंजर्व करके। तो यहाँ पे अगर देखोगे, न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन, एकदम सही सोचे हो कि यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, मास नंबर 8 है, यहाँ पे मास नंबर 9 है, तो एक मास नंबर मिसिंग है मतलब 1। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो अपने पास क्या है 4, इधर भी क्या है 4, तो एटॉमिक नंबर तो कंजर्व है, बस मास नंबर अपने पास क्या है 1 की कमी है। मतलब तुमको एक ऐसा पार्टिकल सोचना है जिसका मास नंबर में 1 का कंट्रीब्यूशन होता है लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसा पार्टिकल अपने पास तुमको सोचना पड़ेगा। ये तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नंबर में कंट्रीब्यूशन होता है, एटॉमिक नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो पार्टिकल आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम कि मिसिंग पार्टिकल अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन है। समझ में आएगा ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से तुमको सोचना होगा। तो जब अपन ये पढ़ लेंगे कितने टाइप के पार्टिकल्स एमिट सर होते हैं, मतलब इस रिएक्शन में सर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? हाँ सिर्फ एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि इस तरीके से तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये अपन
आगे अगर अभी नहीं सोच पा रहे हो कि न्यूट्रॉन है, ये अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। जब अपन एक और कंसेप्ट अपना इसमें लास्ट बचा है, चैप्टर लगभग कंप्लीट ही है, आधे घंटे में हो जाएगा वो। थ्री तो वाले में, सेकंड वाले में। हाँ, इसमें अपने पास देखो, इसको भी देख लेते हैं कि अपने पास ये जो इधर लिखा हुआ सबसे लेफ्ट में, तो सबसे लेफ्ट में जो लिखा हुआ अपने पास रिएक्टेंट है, तो ये लिथियम 7 3, और सबसे राइट में जो लिखा है ये अपने पास एज अ प्रोडक्ट है 8 3, और जो ब्रैकेट में लिखा है सब लेफ्ट में वो अपने पास अटैकिंग पार्टिकल है, मतलब लिथियम के ऊपर अपन ने अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया, और यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्ट के साथ एमिट होगा मतलब प्लस, तो वही अपने को मास नंबर और एटॉमिक नंबर बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है 3 + 2 5 हो गया, यहाँ पे क्या है सिर्फ 2, तो अपने पास एटॉमिक नंबर 2 की डेफिशिएंसी, तो एटॉमिक नंबर 2 मतलब क्या रहेगा, हीलियम ही रहेगा, हीलियम होगा। हीलियम का कोई आइसोटोप रहेगा। तो पहले एटॉमिक नंबर को कंजर्व कर लिया करो, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तुमको आइडिया लग जाएगा अगर कोई एलिमेंट निकल रहा है तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से अपन पता कर सकते हैं 1 आया तो हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप रहेगा, 2 आया तो हीलियम का कोई आइसोटोप रहेगा, 3 आया तो लिथियम का कोई आइसोटोप रहेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास मास नंबर को अगर देखोगे तो अपने पास 7 + 4 ये हो गया अपने पास 11, इधर कितना है 8, तो कितना डिफिशियंसी है 3, तो ये अपने पास यहाँ पे कितना जाएगा 3। तो यहाँ पे जिस पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं वो अपने पास क्या है 3 2। या तुम्हारे पास क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस वाला कि इस तरीके से तुमको रिएक्शन लिख के ही दे देगा, ये जो मतलब ये पूरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे देगा, और ऐसा रिप्रेजेंटेशन तुमको देखेगा मतलब ये किस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑप्शन में तुमको 4 रिएक्शन बना के दे देगा और वो पूछेगा कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है रिएक्शन के हिसाब से, या उल्टा कर सकता है रिएक्शन दे देगा और उसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देगा, तो बोलेगा कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बस तुमको पता होना चाहिए कि अपन ने कैसे उसको डिफाइन किया है, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है कि अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव अपन क्या कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट रहेगा, स्टेबल न्यूक्लियर, उसमें एक अटैकिंग पार्टिकल अपन लेके आएंगे, वो प्रोडक्ट न्यूक्लियर बनाएगा और साथ में उसके साथ कोई पार्टिकल एमिट हो रहा है तो वो सही। और रिप्रेजेंटेशन, ये जो रिएक्टेंट न्यूक्लियर है उसको सबसे लेफ्ट में लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर, प्रोडक्ट न्यूक्लियस को सबसे राइट में लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर, अटैकिंग पार्टिकल को ब्रैकेट में लेफ्ट, और जो एमिट होगा प्रोडक्ट के साथ उसको ब्रैकेट में राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसके बेसिस पे तुम रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन दी नहीं दी है रिप्रेजेंटेशन दिया है तो, और रिएक्शन दिया है तो रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, और 3 पार्टिकल दिया है चौथा नहीं दिया है तो उसको तुम बैलेंस करके जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था वहां से तुम ये भी निकाल सकते हो कि कौन सा मिसिंग पार्टिकल है जो अपने को रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिया या रिएक्शन में नहीं दिया है। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में अपन ने लगभग सारा बात कर लिया है। इसमें एक चीज बताए न्यूक्लियर एनर्जी, और एक अपने पास न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड अपने को एक कंसेप्ट की बात करनी है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो एक चीज नेक्स्ट हेडिंग डालना है यहाँ पे, एनर्जी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इसको अपन क्यू वैल्यू बोलते हैं, अब यही नाम देते हैं, क्यू मतलब कोई मतलब नहीं है वहां पे, क्यू वैल्यू अपन बोलते हैं। ये क्या है कि इट इज एनर्जी रिलीज्ड, इट इज एनर्जी रिलीज्ड, क्यू वैल्यू लिखा है। हाँ, इट इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी एमिट होती है उसको अपन क्यू वैल्यू लिखते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है या कोई फिजिकल चेंज है, फिजिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पे अपन एनर्जी चेंज को डेल्टा एच से लिखते हैं। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज वहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे अपन उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर प्रोसेस। रिलीज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, क्यू वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शन में अपने पास एनर्जी क्यों एमिट हो रहा है, क्योंकि वहां पे मास डीके होता है, मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है,
तो कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना नहीं कन्वर्ट हो रहा है, क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसकी बात अपन कल करेंगे। बस अभी मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ और फॉर्मूला इसका लिख दे रहा हूँ, इसको समझेंगे अपन बाद में, ठीक है। तो अपने पास ऐसे निकाला जाता है, देखो क्यू वैल्यू जो होता है, इसका फॉर्मूला है कि क्यू वैल्यू इक्वल टू जितना भी मास चेंज हुआ है रिएक्शन में। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अपन फिर बाद में लेंगे क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं। लिख जरूर लो ताकि बाद में लिखना ना पड़े। तो अपने पास क्यू वैल्यू जो होती है कि रिएक्शन में टोटल कितना मास डीके हुआ है, कितना मास चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट जो आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मतलब ये जो 931.5 है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। मास चेंज को अपन निकालेंगे किसमें, इन AMU यूनिट। AMU यूनिट अपने पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU यूनिट में अपन निकालते हैं कि कितना मास चेंज हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो बेसिकली इस चीज को बता रहा है कि अगर अपने पास 1 AMU मास डीके हुआ है, मतलब 1 AMU अमाउंट का मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां से तुम्हारे पास इतना एनर्जी रिलीज होगा 1 AMU मास से। तो 1 AMU मास से इतना एनर्जी एमिट होता है, तो टोटल कितना मास चेंज हुआ है AMU में, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी चेंज आ जाएगा ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ऐसे निकालते अपन इसको, इसकी अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपने को फाइंड करना है डेल्टा एम। और डेल्टा एम को अपन बेसिकली बोलते क्या है कि डेल्टा एम जो है अपने पास मास डीके। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके अपन बात कर लेंगे अगली क्लास में कि कैसे मास डीके है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजन क्या है पहले वो समझेंगे और किस तरीके से कैलकुलेट करना, फिर उसकी बात करेंगे और इस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अपने पास लास्ट टॉपिक बच जाएगा उसके बाद। ठीक है।